हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने कुछ नीट 2026 के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हम आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में। तो अपन चलते हैं, शुरू करते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन से। कुछ अपन ने कर लिए थे उसके आगे की, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, फॉर ए गैस द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज गामा 1.5 फॉर द गैस द मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, सीपी। तो अपन से क्या पूछ लिया यहाँ पे, सीपी पूछ लिया। और अपने को गामा दिया हुआ है। गामा क्या होता है हम जानते हैं, सीपी बाई सीवी का जो रेशियो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। गामा मेरे को यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। और दूसरा एक रिलेशन मैं और जानता हूँ, वो क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर होता है मेरे पास। मेरे को सी पी फाइंड करना है, तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी वी को रिमूव करना पड़ेगा और वो सी वी के टर्म में रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का मैं यूज करूँगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी अपॉन 1.5 इक्वस टू सी वी। तो यहाँ पे मैं सी वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सी पी माइनस सी पी अपॉन 1.5 इक्वस टू आर। सही है, एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5। तो 1.5 इंटू सी पी माइनस 1 सी पी, तो मेरे पास 0.5 सी पी लिख दूँ क्या, 0.5 सी पी डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वस टू आर। इसी को मैं कंटिन्यू आगे लिख सकता हूँ, 0.5 सी पी इक्वस टू 1.5 और ये मेरे पास इधर क्या है, आर, 1.5 आर। तो सी पी इक्वस टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5 आर डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 आर के इक्वल आ जाएगा ये मेरे पास। ये क्वेश्चन सिर्फ अपने को दो डायरेक्ट इक्वेशंस का यूज करना था, सीपी और सीवी में रिलेशन का। एक सीपी और सीवी का रिलेशन गामा के साथ, गामा अपने को दिया था। एक सीपी और सीवी का रिलेशन आर के साथ। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम सीपी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सीपी माइनस सीवी आर के इक्वस टू होता है, सीपी माइनस सीपी आर के इक्वस टू ऑलवेज होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Particle in SHM have an amplitude of the 10 cm and the frequency 5 Hz, the maximum acceleration। मेरे को यहाँ पे पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, f इक्वस टू मेरे को दिया है 5 Hz। और यहाँ से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ क्या, ओमेगा इक्वस टू क्या होता है, 2 पाई एफ इक्वस टू 2 पाई इंटू 10 इक्वस टू मेरे पास क्या आ गया है, 10 पाई। ये मेरे पास क्या हो गया, ओमेगा आ गया। अब यहाँ से मेरे को मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है और मेरे को यहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड क्या दिया हो मेरे को, 10 सेंटीमीटर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 मीटर। बिल्कुल। अब मेरे पास मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है वो मेरे पास क्या आता है एसएचएम में, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर। या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा कितना है, 10 पाई। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 पाई स्क्वायर इंटू ए। ए जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू मेरे पास कितना है, 0.1। ये मेरे पास किसके इक्वल्स आ गया, 10 पाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैक्सिमम जो इसका एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा और उसका वैल्यू कितना आएगा, 10 पाई स्क्वायर। और यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। ये जस्ट एसएचएम का एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में फॉर्मूला बेस ही पूछ लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चंस इजी, मतलब मेन से तो इजी रहता है। ये वाला पेपर तो बहुत इजी था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन अभी अपन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद में जब अपन कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक्स लेके आएंगे तो उस टाइम पे हर एक टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग तक जाएंगे कि उसमें क्या क्या और हो सकता है। ये तो जस्ट सिंपल क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं क्योंकि अभी अपने को एग्जाम तक के लिए प्रिपेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू साउंड वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज एंड द 306 हर्ट्ज सुपरिम्पोज द नंबर ऑफ बीट्स इन 20 सेकेंड्स। जब दो साउंड वेव एक दूसरे से सुपरिम्पोज करती हैं तो उनका जो बीट्स हमें सुनाई देती है, जो बीट्स की जो वैल्यू आती है मेरे पास, इसको मैं कैपिटल ऐप से दिखाऊं तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ जो बिगर फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, 306 हर्ट्ज, और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, 300 हर्ट्ज। तो मेरे को जो बीट सुनाई देंगी वो कितनी सुनाई देंगी, 6 बीट सुनाई देंगी पर सेकंड, मीन 6 हर्ट्ज मेरे पास सुनाई देंगी। मेरे पास बीट्स कितने आएंगे, 6 हर्ट्ज के बराबर, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर मेरे को क्या सुनाई देते हैं, बीट्स। और 6 हर्ट्ज का मतलब 6 बीट्स पर सेकंड। तो मेरे को पूछा है कि 20 सेकंड्स में
टोटल बीट्स कितने सुनाई देंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल बीट्स इक्वल्स टू एफ जो 1 सेकेंड के बीट्स इंटू 20। तो मेरे पास टोटल बीट्स इक्वल्स टू 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 120। 120 बीट्स मेरे को 20 सेकेंड्स में सुनाई देंगे। पर सेकेंड में कितने सुनाई दे रहे, नो 6 बीट्स थे मेरे पर सेकेंड में, और 20 सेकेंड्स में मेरे पास टोटल आ जाएंगे 120 बीट्स। 1 सेकेंड के बीट्स मेरे पास कैसे आए, दोनों फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस जो देगा वो मेरे को क्या देगा, पर सेकेंड में सुनाई देने वाले बीट्स को। ये आ गया मेरे पास इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 मोल आइडियल गैस हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, वर्क डन। वर्क डन हम क्या जानते हैं, गैसेज के लिए वर्क डन PdV के बराबर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो मतलब मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये मेरे पास वर्क डन के बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन के बराबर। अब इसी को मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ आइडियल गैस इक्वेशंस की हेल्प से। PV इक्वल्स टू nRT होता है आइडियल गैस, यहाँ मेरे पास प्रेशर क्या दिया है, कांस्टेंट, वॉल्यूम को मैं वेरी करवाऊंगा, तो PdV इक्वल्स टू N और R दोनों कांस्टेंट है, क्या वेरी होगा, टेम्परेचर। तो PdV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, nRDT, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ nRDT, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 300 टू 600 केल्विन। तो ये वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ nR को बाहर रख लेता हूँ, nR इंटू dt का मेरे पास फाइनल वैल्यू पुट करूँगा, ये t हो जाएगा, t का फाइनल वैल्यू 600 माइनस इनिशियल वैल्यू 300 मेरे पास पुट कर दिए मैंने। कितना बोला है मोल, 1 मोल दिया है मेरे को, और R का वैल्यू कितना होता है 8.31 इंटू 300, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 831 इंटू 3 इक्वल्स टू 39 और 24, 39, और ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 314 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास आ जाएगा 2494। ये अपने को पता नहीं है कि कहाँ तक वैल्यू रखना है, 8.314 तक होता है, अपन ने 31 रखा है इसलिए 214, और वैसे भी अपने पास अप्रोक्सीमेट ऑप्शन यही मैच कर रहा था, तो वो डिपेंड करेगा कि कई बार 31 से भी आंसर दिया रखता है, कई बार एक स्टेप आगे तक 8.314 उसका पूरा वैल्यू पुट करेंगे, उससे आंसर मैच करेगा। लेकिन अपने पास अप्रोक्सीमेट तो इससे भी आ गया था, नहीं तो एक स्टेप तक और लिखेंगे तो फिर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कोयल वेरीज एज फाई इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 1 EMF है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर मेरे को उसमें प्रोड्यूस जो वोल्टेज है वो मेरे को फाइंड करना है, और उसको मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो मेरे को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, मेरे को फाई दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे फाई दिया है, क्या दिया है मेरे को 3t² प्लस 2t प्लस 1 मेरे को फाई दिया हुआ है। अब मेरे को EMF निकालना है, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। EMF का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, d फाई अपॉन dt के बराबर, तो d अपॉन dt, और फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3t² प्लस 2t प्लस 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6t प्लस 2, और यहाँ t मेरे को कितना दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो यहाँ पे, t इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 2, ये मेरे पास कितना आ गया 14 वोल्ट के बराबर। तो मेरे पास EMF एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर कितना आया, 14 वोल्ट के बराबर आ गया। जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, EMF के बराबर। जो टाइम का वैल्यू दिया है वो टाइम पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे को 3 चार्जेज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस एज अ वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड A, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। मेरे को क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके मतलब तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इस टाइप का दिया हुआ है। इसमें प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और एक जगह माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, और इसके सेंटर के ऊपर मेरे को क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे, हर एक की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, ये इसका सेंटर हो गया, इस प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आ जाएगा, इस प्लस की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इन दोनों का मैं सम निकालूंगा, और इसकी वजह से इधर एक ये, और इसकी वजह से इधर ये 3 आ गए मेरे पास, ये आया, इधर ये आया और ये आया। इन तीनों का इफेक्टिव मेरे पास इस डायरेक्शन में कुछ आ जाएगा। ये तरीका तो ये है कि तीनों की वजह से अलग अलग इसके ऊपर निकालूं, और फिर तीनों को मैं ऐड कर दूं वेक्टोरियली।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के साथ उनको ऐड करना होगा मेरे को। या फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू है, यहाँ एक प्लस क्यू रख देता हूँ और एक माइनस क्यू भी रख देता हूँ। तो नेट चार्ज यहाँ पे मैंने कितना रखा, 0 रखा। अब देखो मेरे को एक जगह से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तीनों प्लस क्यू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के ऊपर रखे होते हैं। तो ये तीनों तो यहाँ के ऊपर नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, 0, क्योंकि सिमेट्री की वजह से तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बच गए मेरे पास -2q, तो इन दोनों की जगह मैं लिख देता हूँ -2q। -2q इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और सेंटर पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, और +3q की वजह से जो तीनों वर्टिसेस पे हैं उनकी वजह से तो सेंटर के ऊपर 0 हो ही गया। अब -2q की वजह से निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे ये डिस्टेंस सेंटर से और इस वर्टिसेस का डिस्टेंस पता हो तो मेरे पास काम हो जाएगा। तो देखते हैं वर्टिसेस का डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल एंगल मेरे पास 60 था, हाफ एंगल मेरे पास कितना आ गया, 30। साइड कितना है, ए के लिए ये मैं इस साइड में इसका कंपोनेंट लूँगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल a cos 30, a cos √3/2। और ये जो सेंटर है जो इस पूरे लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है, तो मेरे पास ये ऊपर का सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मैं x मानता हूँ तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, a√3/2 का 2/3 पार्ट। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या होगा, a/√3, क्योंकि √3 3 से कटेगा तो मेरे पास नीचे एक √3 बच जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आया a/√3 वैल्यू। डिस्टेंस आ गया, चार्ज आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस, क्योंकि चार्ज की तरफ होगी, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस की वजह से होती है, और टुवर्ड द चार्ज ड्यू टू माइनस चार्ज। वो नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये मेरे पास आ जाएगा KQ/r²। KQ मेरे पास कितना है, 2Q/r²। r मेरे पास कितना है, a इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो ये मेरे पास कितना है, 6KQ/a²। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी करेक्ट है। और डायरेक्शन पूछ लेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन उसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है मेरे पास 6KQ/a²। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire is stretched to 3 times its original length, then new resistance become। वायर था, उसको स्ट्रेच करके उसकी ओरिजिनल लेंथ से 3 गुना लंबा कर दिया गया, तो अब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मैं क्या जानता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, R = ρl/a। अब मेरे पास जब वायर को स्ट्रेच किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, केवल उसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो वेरी कर रहा है, लेंथ भी वेरी कर रहा है, तो मेरे को केवल इसके साथ देखना है। लेकिन वेरी कर क्या नहीं रहा, वॉल्यूम। तो मैं क्या करता हूँ, L से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, L से नीचे, AL मेरे पास क्या बन गया, वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ρl²/v। अब v तो मेरे पास वेरी कर नहीं रहा, तो मैं क्या लिख दूँ इसको कि R इज प्रोपोर्शनल टू L²। अब अगर मैं लेंथ को वेरी करता हूँ 3 टाइम्स, तो मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9R के बराबर। ये 3 स्क्वायर के साथ में है, तो 3 का स्क्वायर 9, और या फिर स्टेप बाय स्टेप सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे तुम। ऐसे वेरी कर रहा है तो नया रेजिस्टेंस मान लो कुछ भी R', और यहाँ कुछ प्रोपोर्शनलिटी को रख लो भले ही सी, या फिर दोनों को इक्वल रख लो, कांस्टेंट रख के इक्वल रख लो। कांस्टेंट वैसे भी कैंसिल आउट होना है, तो K इधर भी कांस्टेंट सेम रहेगा, और L² कितना होगा, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर 9L²। ये मेरे पास आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, R/R' = 1/L, बाकी सब कैंसिल होंगे, तो यहाँ से मेरे पास R' = 9R आ गया। जैसे में ये इंपॉर्टेंट था कि वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, तो मैं ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बस वेरिएबल सिर्फ मेरे पास L बचेगा। और अगर यहाँ पे ये भी वेरी कर रहा है तो ये निकालने के लिए इससे अच्छा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट पुट कर दे, इसको पहले पूरे A को L से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे वॉल्यूम बना ले, फिर मेरे पास एक ही वेरिएबल बचेगा और उसकी प्रोपोर्शनलिटी से मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जाना चाहिए। अगर इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन में मेरे को दूसरा बोल देता कि उसको क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरी कर रहे हैं, तो उसका लेंथ वगैरह, तो मैं क्या करता, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसे वेरी स्ट्रेच कर दिया गया, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से डबल हो गया या आधा हो गया, स्ट्रेच करे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया, तो किस तरह से वेरी करेगा, तो उसके लिए भी अपन सेम तरीके ρl/a। इस बार मैं क्या करूँगा, मेरे को एरिया से वेरी करके देखना है,
तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ए, एल को गायब करना है मेरे को नीचे भी ए से, तो ऊपर का तो क्या हो गया रो वी बाई ए स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से कैसे है, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² के साथ वेरी करेगा। इन दोनों फॉर्मूलों को भी ध्यान रखना, कैसे बनाना है, कैसे आए, दोनों क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर ऑफ द 10 माइक्रोफैरड चार्ज टू 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एनर्जी लॉस्ट। तो पहले फाइंड करते हैं अपन, पहले इसमें कितना एनर्जी स्टोर था, हम जानते हैं एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर कैपेसिटर में। तो हाफ सी कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैरड इंटू वी स्क्वायर मेरे पास 100 का स्क्वायर, तो 100 टू 4 पावर लिख दूँ, तो मेरे पास पावर इस तरीके से आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 एक 5 पावर 10⁻1/20 आया, क्या 1/20 जूल मेरे पास पहले पुरानी स्थिति में मेरे पास एनर्जी स्टोर है। अब जब एक और कैपेसिटर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में कितना उसमें एनर्जी स्टोर होगा। तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में उसके ऊपर टोटल कैपेसिटेंस कितना है और टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो मैं टोटल कैपेसिटेंस तो कैसे निकालूंगा, दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 मेरे पास, तो ये कितना आ गया 10 + 20 इक्वल्स टू मेरे पास 30 माइक्रोफैरड आ गया टोटल कैपेसिटेंस। और V इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, दोनों के ऊपर जो ड्रॉप होगा फाइनली C1 10 इंटू V1 100 प्लस C2 और V2 तो इसके ऊपर कुछ था ही नहीं तो 0 हो गया टोटल अपॉन 30। तो ये मेरे पास 1 से 1 गया, ये मेरे पास 100/3 100 फाइनली वोल्टेज इतना आ गया, टोटल कैपेसिटेंस इतना आ गया। तो फाइनली जो स्टोर एनर्जी होगा वो कितना आ जाएगा, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर इक्विवेलेंट का स्क्वायर 1/2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9। ये भी ध्यान रखना है, ये 100/3 है तो इसका स्क्वायर 9। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे आया, ये मेरे पास 3 टाइम्स कैंसिल कर दो इसको, 3 वही ऊपर बन गया मेरे पास 10⁻⁻1/6। तो ये मेरे पास ये आ गया 1/60 जूल। देख पा रहे हो सब लोग, यहाँ पे मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁴ 10⁻5 हो गया, और यहाँ पे है मेरे पास 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 6 मेरे पास 1/60 हो गया। अब दोनों का एनर्जी लॉस दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा कि पहले ये एनर्जी स्टोर था अब ये एनर्जी स्टोर हो गया, तो जितना डिफरेंस हुआ, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता तो सेम आता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहा तो कुछ एनर्जी लॉस हो गया, तो वो एनर्जी लॉस डेल्टा ई मेरे पास कितना आ जाएगा, पहले का एनर्जी माइनस बाद का एनर्जी। 60 मेरे पास एलसीएम आ गया, 3 - 1 इक्वल्स टू 2/60 इक्वल्स टू 1/30 जूल। ये एनर्जी का लॉस हो गया इस प्रोसेस में। जब एक 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को चार्ज करके 100 वोल्ट की बैटरी से फिर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है दूसरे एक और 20 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से, तो वहाँ पे 1/30 एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और ये 1/30 किसके बराबर है, या कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, यहाँ पे ऑप्शन ए मेरे पास मैच कर रहा है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास फोर्स दे रखा है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 वैल्यूज़, और मेरे पास वर्क डन पूछा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F/dx, और यहाँ F क्या दे रखा है मेरे को 6x dx, जस्ट इंटीग्रेशन करते जाओ, और x का वैल्यूज कहाँ से दे रखा है 0 से 2 तक दे रखा है। तो 6x² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3x², और वैल्यू 0 से 2, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, 2 पे पुट किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 × 3 12, तो मेरे पास 12 जूल वर्क डन आ जाएगा इस फोर्स के द्वारा। वेरिएबल फोर्स के वर्क डन वाला लगाएंगे तो मेरे पास डायरेक्ट सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, वैसे सीधा भी कर सकते थे इसको बिना देखे, ऐसे 6 3x² 4 0 इस तरीके से एक लाइन लिख के सब समझाने के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नीट में ऐसी सिंपल चीज़ें पूछ लेता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का कई बार बच्चे अच्छा तो पढ़ के चले जाते हैं, बहुत डीप में पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा हुआ है कई बार देखा है हमने। तो उसमें डीप चीज़ें पढ़ के बेसिक वाली में गलती करके आ जाते हैं, बहुत सिंपल आ गया और उसमें छोटी सी गलती कर गए। तो जिस लेवल का पेपर आता है उस लेवल पे प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पेपर में एग्जाम टाइम में हमसे कोई गलतियाँ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग अबाउट द डायमीटर इफ मास इक्वल्स टू m एंड रेडियस। रिंग दे रखा है मेरे को देखो, और इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में मेरे को, सही से नहीं बन रहा, इसको ऐसा कुछ बना दो, डायमीटर के रेस्पेक्ट में मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या जानता हूँ, इसका जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है मेरे पास, इस परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रहा है इस रिंग के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो जाएगा सेंटर के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ से पास करेगा और ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसमें तो मैं क्या जानता हूँ, आई कितना होता है मेरे पास, mr²। ये आ गया रिंग का। अब मैंने एक एक्सिस और ले लिया, इसको मैंने आई एक्स ले लिया और इसको मैंने आई वाई ले लिया, पर दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है आई और वाई, और दोनों परपेंडिकुलर में, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। तो वहाँ पे क्या होगा मेरे पास, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, और आई जेड यहाँ पे क्या है, आई के बराबर, जो मेरे पास कितना है mr²। अब आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई एक्स, और इसको भी लिख दूंगा आई एक्स, तो 2ix हो गया मेरे पास इक्वल्स टू mr²। तो आई एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, mr²/2। ये मेरे पास आई एक्स का वैल्यू हो गया, जो उसके कहाँ से, सेंटर से पास कर रहा है, और उसके डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, दोनों डायमीटर है। तो अपन आई एक्स लिखें या आई वाई लिखें, दोनों इक्वली होंगे, दोनों डायमीटर से ही जा रहे हैं, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा mr²/2। तो मेरे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर टॉपिक वाइज और डीप क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। और कुछ यहाँ पे तो क्या अपन ने एग्जाम ओरिएंटेड रख रहे हैं कि एग्जाम में किस टाइप्स का क्या पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस। अब आगे हम कोशिश करेंगे कि और डीप कंसेप्ट को पकड़ के लेके आएँ, और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। तो चैनल से जुड़े रहें, आपको यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह चैनल से जुड़े रहे और सीखते रहे फिजिक्स।